अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और रिएक्शन कैनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर जितनी भी ट्रिक्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से जिस किस्म के भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो पहली डेफिनेशन वो ये होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज टू द कंसंट्रेशन in the rate इक्वेशन। ये इसकी इस तरह पहले नंबर 1 इस तरह हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं वो ये है कि और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन अल्टर होती है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। द नंबर ऑफ reacting molecules whose concentration alter as a result of chemical change। या इसको हम सादा लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे रिएक्टेंट्स, किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐसे रिएक्टेंट्स जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी जो रिएक्शन के अंदर ख़ुद ब खुद वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली उनकी बेस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वो रिएक्टेंट्स जो इफेक्टिव कोलिजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, हम जहाँ पर लिख देते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स upon the number of molecules taking part in effective collisions। ठीक है, ये एक्चुअली इस पॉइंट नंबर यानी इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो इसकी उसने एक्सप्लेन करके, यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम बयान करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल quantity। Number 2, can't be determined from equation
इसे हम इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही मालूम कर सकते हैं, इसे इक्वेशन से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 3 ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, मे बी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के मुताबिक हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होती एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। वो जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के मुताबिक भी उसी तरह ही आ रही होती है। ठीक है, तो है ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसी इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं कि वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअली इक्वेशन के मुताबिक आ जाता है। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इक्वेशन के मुताबिक होता है, किस तरह इक्वेशन के मुताबिक नहीं होता। ठीक हो गया। और 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3। ठीक है, 3 तक हो सकता है ये। ऑर्डर कैन नॉट बी 4, ऑर्डर कांट बी 4, ये 4 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नंबर 6 ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है फ्रॉम यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट के यूनिट्स के ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी एग्जांपल ऐसे ले देते हैं जिसमें ए रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर, और वो कहता है कि उसका जो बेसिकली वो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻²। आगे कोई भी वो यूनिट दे देता है। फॉर एग्जांपल वो देता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, वो ये यूनिट दे देता है हमें। तो अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है इसके यूनिट्स को देकर, ना कि हमने इनकी वैल्यूज़ कहीं पुट करके, नहीं, बस हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये यूनिट्स को देखना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला कौन से ऑर्डर का ये यूनिट्स आया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था वो एक ट्रिक थी जिसमें था मोल पर डेसीमीटर क्यूब (1-n×s). ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यानी हर तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनके लिए जो के यूनिट्स हैं वो तो फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी यूनिट्स है ना हमें फ़ौरन पता चल सके कि ये कौन से ऑर्डर की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो
वैसे इसके अंदर भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करके इन्हें निकाल सकते हैं। अगर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 0, फॉर एग्जांपल पहली बात 0 यहाँ पर पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे 1 है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा वो कोई और यूनिट पूछ सकता है हमसे, फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है पर सेकंड, ठीक है, यानी 1.2 मल्टीप्लाई के की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकंड पूछ सकता है। और वो यहाँ पर पूछ सकता है इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर वो पूछ सकता है इसके लिए ऑर्डर क्या होगा। तो ये तो हमें हमारे फिंगर टिप्स पर होगा कि पर सेकंड किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप हैं तो सिर्फ 4 है ना, 4 हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इनकी जितने भी के की यूनिट्स होते हैं वो फिंगर टिप्स पर होंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप लेस देन 40 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हम इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट के ज़रिए से, ठीक है। जो हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो हम रिलेशन के ज़रिए फाइंड कर रहे हैं। वो रिलेशन किन के दरमियान होता है, वो होता है रिलेशन ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशन के ज़रिए भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे कि हम जानते हैं कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को एक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, और रेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट को लगाएंगे तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी ये हट जाएगी और ये आ जाएगा के, ठीक है। तो ये होता है उनके दरमियान बेसिकली रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपको, अब सबसे पहले हम बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की। 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या नतीजा निकाला कि इन 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ से ये नतीजा निकाल सकते हैं, इन 0 ऑर्डर रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट does not depend upon the initial concentration of reactants, ठीक हो गया। 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और इसकी वैसे एग्जांपल मशहूर एग्जांपल्स हैं जितने भी हमारे पास वो होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस वगैरह होती हैं, ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शंस, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी वो होते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, एंड फ्यू होते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस भी होते हैं, कुछ चंद एक होते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा के इंटू 1, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जिस तरह हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे उसी तरह रेट चेंज होगा। अगर हम इसको डबल करें तो ये डबल हो जाए, ठीक है। अगर इसको 4 टाइम करें, ये 4 टाइम हो जाए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। इफ वी डबल द initial concentration, the rate will also be double, would also be doubled, then the order of reaction will be first, ठीक है। if we double the initial concentration, the rate would also be doubled, ठीक है। वो क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन के अंदर इस तरह पूछ सकता है कि कोई भी वो रिएक्शन देता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ए है वो कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर, और उसकी जो रेट की वैल्यू उसने दे दी है, उसने रेट की वैल्यू कुछ दे दी है, फॉर एग्जांपल 4 दे दी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये रेट की वैल्यू है। वो कहता है कि ये हमारे पास एक्चुअली रिएक्टेंट है, ठीक है। वैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन के जरिए तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बाज़ औक़ात वो दे सकता है। वो कहता है कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने डबल किया है तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर क्वेश्चन के अंदर कहे इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यस ये मैंने गलती की, सॉरी। यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो उसकी यूनिट के जरिए पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये वो केक थोड़ी है, ये यहाँ पर तो रेट है, यहाँ पर होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बहुत को ये कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसको मोहतात तरीके से हमने याद रखना है कि वो रेट की बात कर रहा है या वो वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहा है। इन दोनों को हमने अलग-अलग करके रखना है, ठीक है। तो वैसे इसमें से सिंपल सी क्वेश्चन आने हैं कि अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो जाए, वो कौन सा ऑर्डर होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रेट होता है, ठीक है, वहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको डबल करते हैं, रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन if we double the initial concentration, the rate will be 4 times. The rate will increase by 4 times. ठीक हो गया। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट 4 टाइम हो जाए तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। वो इस तरह क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है, और वो पूछता है, वो इस तरह पूछ सकता है कि इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन द रेट विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट होता है ये, ठीक है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करें
तो इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 8। ठीक है, कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट 8 टाइम इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, वो यहाँ पर स्टेटमेंट बस ये याद रखना चाहिए कि अगर हम डबल इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करें, रेट 8 टाइम हो जाए तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर 4 टाइम हो जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर डबल हो जाए फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो डिपेंड ना करे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये दूसरी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से, वो इस तरह के पूछे जा सकते हैं कंसंट्रेशन के जरिए, कंसंट्रेशन को डबल करें ट्रिपल करें। ठीक है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो होते हैं ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम ग्राफ के जरिए भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब ग्राफ दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, एक जो ग्राफ हो सकता है वो होगा रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ पर रेट है, रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ होगा। और दूसरा जो ग्राफ होगा ना वो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ होगा। ठीक है, या टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ होगा। ये दो तरह ग्राफ हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, और इस तरह के ग्राफ को करने के लिए ना सबसे पहले हमें वो रिलेशन का पता होना चाहिए, यानी कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के दरमियान हमें वो उन रिलेशंस का पता होना चाहिए। वो रिलेशन ये होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, ये ए जो होती है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और ये n-1 होता है। ठीक है, n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले या ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास हाफ लाइफ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/a। n की जगह पर 0 पुट करेंगे -1, तो हाफ लाइफ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर -1 होगी ना, जब उसके ऊपर जाएगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक हो गया, इसके बाद तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होगी, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए ना तो यहाँ पर ये इसकी लंबी कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन वो तुम्हें याद होना चाहिए। वो होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू a/2k। ठीक हो गया, तो ये इसकी लास्ट वाली डेरिवेशन भी ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो 1/a n-1, n की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो 1/a 1 तो ये नीचे आ जाएगा 0। जब ये आ जाएगा नीचे 0 तो ये 1/a की पावर क्या आ जाएगी 0, समथिंग रेज टू पावर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये नतीजा निकाला कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life does not depend upon initial concentration
ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास जो वो होते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो हाफ लाइफ होती है वो एक्चुअली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जितनी भी होती है वन हाफ लाइफ के बाद उसका 50% जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और इसके अलावा इसकी जो लॉस वाली डेरिवेशंस होती है वो भी पता होने चाहिए। वो होती है टी जो होता है 1/2.693/के। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो 1/(a)(2 - 1) हो जाएगा। n की जगह पर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। तो जो हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ जो होगी वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी या एंटी प्रोपोर्शनल होगी 1/a के, ठीक है। और इसकी जो लास्ट का डेरिवेशन होती है वो होती है 1/Ka, ठीक है। तो टाइम 1/2 इज इक्वल टू, ये भी पता होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट में होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी वैसे ही आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होगी वो हो जाएगी 1/(a)³ - 1 हो जाएगी। तो इसकी हाफ लाइफ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/(a)² और इसकी जो लास्ट में डेरिवेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू 1.5/Ka², ठीक। ये हैं इनके रिलेशंस ऑफ हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन, ठीक है। हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के दरमियान इन्हीं रिलेशन के जरिए तो हम बेसिकली उनके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वही पहले ग्राफ थे जो मैंने पहले डिस्कस किए थे कि दो तरह के ग्राफ होंगे हमारे पास। एक जो ग्राफ होगा वो कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान में ग्राफ होगा, ठीक है। और दूसरा ग्राफ होगा रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम इन ग्राफ के जरिए भी पता चला सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर है, हम ग्राफ के जरिए पता चला सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ हो कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन हो विद नेगेटिव स्लोप, तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं ये कंसंट्रेशन, ये दो तरह के ग्राफ्स हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन हो विद नेगेटिव स्लोप कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान इस तरह की लाइन हो विद पैरेलल टू द कंसंट्रेशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान जो हाफ लाइफ टाइम के दरमियान ग्राफ है और ये रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ इनमें से कोई भी दिया हुआ हो तो वो पूछे कि इनमें से कौन सा वो ऑर्डर है, तो ये जीरो ऑर्डर है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए नंबर 1 इस तरह का ग्राफ हो सकता है, नंबर 2 इस तरह का ग्राफ हो सकता है। ये वही रिलेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है और इनके दरमियान ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये थे ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये पहला ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ दिया हुआ हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। और ये अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन हो
ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है, यानी अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाता है। तो इस तरह ये स्लोप हमारे सामने आ जाती है। तो अगर इस तरह का ग्राफ कोई आ जाए तो हम आसानी से पता चला सकते हैं कि बस इनको जहन में रख लें कि अगर इस तरह ग्राफ होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा। लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन आते बहुत कम ही हैं, ठीक है। इसके बाद ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के दरमियान ये पहला ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान का ग्राफ होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। और ये रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान होता है। अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगी, ठीक है। रेट में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगी तो रेट 4 टाइम हो जाता है ना। तो ये है दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये दोनों के दोनों, ये कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान और रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान, ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ्स। बस इनको ऐसे जहन में रख लें कि अगर क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह का कोई भी ग्राफ दे देता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली किस ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह वैसे होते बहुत ही कम ही होते हैं क्वेश्चन ग्राफ वाले। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो सेकंड टाइप मैंने बताई है ना, वो कंसंट्रेशन और उसके दरमियान, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, ठीक है। और यानी वो ये कहेगा कि अगर हम इसको कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट कितना होगा, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से ही आता। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने डिटेल डिस्कशन की। उसके अंदर जिस किस्म के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया 1 बाय 1 करके। और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से यानी जितनी भी टेक्स्ट थी उनको भी हमने डिस्कस किया। तो हमारा ये वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो एमडी कैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे पास वो आ जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन।